इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि स्ट्रेट वायर्स और सर्कल मिला के लूप मिला के हमने क्वेश्चंस बनाए कि ऐसे करके ये एक इन्फिनिट वायर है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया कि एक सेमी सर्कल हो गया जिसका रेडियस आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक इन्फिनिट वायर है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें 3 सेगमेंट है। ये इन्फिनिट बल्कि इन्फिनिट नहीं सेमी इन्फिनिट बोलना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वायर एक ही तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट के लिए ये सेमी इन्फिनिट हो गया। तो एक सेमी इन्फिनिट वायर, हाफ लूप, फिर सेमी इन्फिनिट वायर, तो 3 मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम बोल देंगे B1, इसके वजह से बोल देंगे B2 और इसके वजह से बोल देंगे B3। तीनों का डायरेक्शन निकालते हैं। अब स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते राइट हैंड पाम रूल से ही है। तो स्ट्रेट वायर में कैसे कर सकते हैं कि देखो इस वाले वायर के लिए करंट इधर है और पॉइंट नीचे है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि करंट ऐसे चला गया, ठीक है। जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में हो गया और जो पॉइंट है वो इस तरफ है। तो मैंने इसको ऐसे किया कि करंट इधर, पॉइंट इधर, तो पाम ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा ये। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर, पॉइंट इधर और ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। इसके वजह से देखो करंट इधर है और इस वाले के लिए, इसके लिए पॉइंट ऊपर है, यहाँ चले जाएगा। तो करंट इधर, ठीक है, पॉइंट इधर, पाम ऊपर, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब ये दोनों तो ऐड होंगे। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या है कि जब कर्व्ड वायर होती है तो हम फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। तो जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे जाएगा तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इसमें क्या है कि करंट जा रहा है ऐसे, थंब ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा। मतलब तीनों मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और तीनों का ऐड कर देंगे। इसमें और इसमें देखो B1 और B3 इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये एक सेमी इन्फिनिट वायर हो जाएगा। तो इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए ये भी सेमी इन्फिनिट वायर है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, दोनों में करंट भी सेम है। तो हम देखो ऐसे लिखते हैं, सेमी इन्फिनिट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेमी इन्फिनिट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा B, वो होता था μ0I/4πd, जिसमें D होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं कि सेमी इन्फिनिट वायर के लिए लिखते हैं B1। तो B1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, μ0I/4π, यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R, तो ये R। B1 ये इतना आएगा तो B3 भी इतना ही आएगा, क्योंकि इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, करंट भी सेम है, तो यही कितना हो गया, B3, ठीक। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसके लिए हाफ लूप के लिए, मतलब सेमी रिंग के लिए। सेमी रिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, μ0I/2 इंटू रेडियस R, ये तो पूरे लूप के लिए, इंटू हाफ सेमी रिंग के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B2 वो आ जाएगा μ0I/4R। ये भी आउटसाइड है, मतलब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, मतलब तीनों ऐड होंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी B1 हो गया μ0I/4πR प्लस μ0I/4R प्लस μ0I/4πR। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी μ0I/4R कॉमन ले लो, यहाँ कितना आएगा 1/π, 1/π तो ये हो जाएगा 2/π प्लस 1। अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो, तीनों आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर थे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। इसमें हमने क्या कर दिया कि ये जो ऊपर वाला वायर था इसको हमने ऐसे उठा के रख दिया कि ठीक है, कि इस वाले वायर को जो पहले ऐसे था उसको उठा के ऐसे रख दिया। तो हमसे पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो अगेन इसको हम बोलेंगे B1, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 और इसके वजह से B3। अब देखो ये जो है, ये जो वायर है O पॉइंट से पास कर रहा है, तो जो B1 की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 0। ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा।
ये अगेन ऊपर वाले की तरह ही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B2, ये कैसे बनाएगा, करंट ऐसे, थंब ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये हो जाएगा अगेन करंट इधर, पॉइंट इधर, पाम ऊपर, तो ठीक है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इधर ही सोल्व किया है। तो जो B2 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है μ0 I/4R, और जो B3 है इसकी वैल्यू हमने निकाली μ0 I/4πR। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी, इन तीनों का सम करेंगे, ये भी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये भी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम μ0 I/4R 1 प्लस 1/π, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो इसमें हमारे पास एक ऐसे एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है। इस सर्कुलर लूप से दो एक्सटर्नल वायर अटैच्ड है कि ये वायर में करंट आई जा रहा है, फिर ये जो करंट है वो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर से करंट ये आई कंबाइन होकर चले जाएगा। तो हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसमें गिवन है कि जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस R है, और जो ये वायर्स हैं ये एंगल बनाते हैं थीटा, ये एंगल सबटेंड करते हैं थीटा एट द सेंटर। सर्कुलर लूप हैज़ टोटल रेजिस्टेंस R विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी ये सर्कुलर लूप है इसका टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो इसमें करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले सेगमेंट डिसाइड करते हैं कि एक वायर ये हो गया, फिर एक ये वाला वायर हो गया, फिर एक ये वाला वायर, और फिर एक ये। तो मैंने इसको बोल दिया 1, या इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने कह दिया 3, और ये वाला सेगमेंट 4। तो 4 सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और उसको वेक्टोरली ऐड करेंगे। तो इसमें ये देखते हैं कि इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई B1, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई B3, इसने बनाई B4, और इसने बनाई B2। अब जो भी ये करंट है ये क्या करेगा कि टोटल रेजिस्टेंस R है, तो इस वाले वायर का भी रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R2, और इस वाली वायर का मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया R1। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जो भी करंट होगा वो दोनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट चला गया I1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R2 और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद R2 और R1 के डिस्ट्रीब्यूशन से हम पता लगाएंगे कि I1 और I2 करंट कितना है, और फिर सबकी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम R2 पता लगाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर मैं पूरे एक लूप में घूम जाऊँ तो उसका टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r आएगा। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो 2π एंगल है, पूरे लूप में घूम जाओ तो जो 2π एंगल है, 2π रेडियन का रेजिस्टेंस r होगा। तो 1 रेडियन का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r डिवाइड बाय 2π। तो फिर थीटा एंगल का, ये जो थीटा एंगल सबटेंड हुआ, ये जो आर्क है इसने थीटा एंगल बनाया, तो थीटा एंगल का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई 2π इंटू थीटा। मतलब जो R2 रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, r थीटा बाई 2π। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि जो R2 रेजिस्टेंस है वो कितना आया, r थीटा बाई 2π। तो ठीक है, R1 के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये एंगल थीटा है, टोटल एंगल 2π है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2π माइनस थीटा। तो थीटा एंगल का रेजिस्टेंस आया r थीटा बाई 2π। तो 2π माइनस थीटा का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, r 2π माइनस थीटा डिवाइड बाई 2π। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गए। फिर इसमें है क्या कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि एक वायर था जिसमें करंट आई था, ये 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, यहाँ करंट हो गया I1 और ये करंट हो गया I2। तो मैं I1 और I2 करंट रेजिस्टेंस के हिसाब से लिख सकता हूँ। R1 और R2 पैरेलल में, तो जो रेजिस्टेंस है वो, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में बटेगा। तो I1 रेशियो I2
विल बी 1/r1 रेशियो 1/r2। ठीक है, तो 1/r1, तो r1 को हमने लिखा नीचे r 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई, रेशियो r2 को हमने लिखा r इंटू थीटा और ये 2 पाई, 2 पाई r से कट गया तो बचेगा सिर्फ नीचे 1/2 पाई माइनस थीटा रेशियो 1/थीटा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, I1 रेशियो I2 विल बी थीटा रेशियो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास जो I1 आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। I1 कितना आ जाएगा, थीटा डिवाइड बाय इन दोनों का सम, जब दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू टोटल करंट I। ऐसे ही जो I2 आ जाएगा, इसमें से सेकंड पिक करेंगे तो इसमें से भी सेकंड पिक करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय इन दोनों का सम 2 पाई और टोटल करंट I। तो हमें I1 और I2 फाइंड आउट हो गए। ठीक है, ये इसमें और इसमें करंट हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे कि ये 4 सेगमेंट है, स्ट्रेट वायर, आर्क, आर्क, स्ट्रेट वायर, तो सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। ये जो B3 है, ये जो B3 होगा ये 0 होगा क्योंकि ये जो करंट है वो O पॉइंट से ही पास करते हुए नज़र आ रहा है, तो जो B3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही जो B4 है ये भी O पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो B4 भी कितना हो गया 0। ठीक है, अब B1 लिखते हैं, तो B1 का पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। जो B1 में जो करंट बह रहा है I1, वो करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है थंब नीचे की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो जो B1 है वो इनटू प्लेन ऑफ पेपर है। और B2 कैसे आएगा, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे, थंब ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये कितना हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड माइनस होंगी। तो हम B1 की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हम B1 लिखेंगे म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2r, ये एक लूप की वजह से आती थी, तो r के वजह से लिखते थे म्यू नॉट I/2r इंटू अल्फ़ा/2 पाई। तो अल्फ़ा कितना हो गया यहाँ पर, थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा हो गया ये B1 है ना, तो इसके लिए अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। तो हम I1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो B1 विल बी म्यू नॉट बाई 2r। I1 हमने यहाँ से लिखा थीटा I/2 पाई, थीटा I/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये B1 हो गया। ऐसे ही अगर हम निकालें B2, नहीं हाँ B2 अगर हम फाइंड आउट करें तो इसके लिए कितना होएगा, म्यू नॉट I2/2r इंटू, इसके लिए अल्फ़ा हो जाएगा थीटा, तो थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। तो हमने B2 की वैल्यू लिखी म्यू नॉट बाय 2r। I2 हमने लिखा ये 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू I इंटू थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, अब मैंने ये देखा जो B1 था वो कितना था, B1 था इंटू प्लेन ऑफ पेपर, और जो B2 था वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका मतलब ये दोनों माइनस होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी B1 में से B2 को माइनस कर दो। ठीक है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो है, तो B1 में से अगर B2 को माइनस करोगे, देखो B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, कि ये मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि ये जो भी आंसर आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये एंगल 120 डिग्री हो, 140 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0। अगर मैं ये वाला वायर अगर इसको ऐसे में रोटेट करता जाऊँ तो हर बार हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है इससे हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें हम कंक्लूज़न हम ये निकाल सकते हैं, पहला कंक्लूज़न अगर हम यहाँ लिखें, कंक्लूज़न क्या है
कि ऐसे एक ये लूप है, इसमें एक वायर ऐसे चले जाएगा आई, और इसमें दूसरा वायर ऐसे आएगा आई। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वायर और इसको बोलते हैं लूप वायर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा है, ये एंगल हो गया थीटा, ये पॉइंट हो गया ज़ीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी ज़ीरो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकते हैं, ये जो भी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा, मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। दूसरी बात, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल ऑल्सो बी ज़ीरो, कि नेट, ये पहला कंक्लूज़न हो गया। ये सेकंड कंक्लूज़न क्या है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल ऑल्सो बी ज़ीरो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ लूप। कि अगर मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने सर्कुलर लिया, अगर हम कैसा भी लूप ले लें, स्क्वायर लूप ले लें या कैसा भी लूप ले लें, तो ये हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ज़ीरो आएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ लूप। लेकिन ये ज़ीरो कब आएगा, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब ये दोनों कंक्लूजन कब ट्रू होंगे, प्रोवाइडेड, ठीक है, एक पॉइंट क्या है कि ये जो भी एक्सटर्नल वायर हैं, ये एक्सटर्नल वायर हमेशा ओ पॉइंट से पास करने चाहिए। मतलब एक्सटर्नल वायर मस्ट पास थ्रू पॉइंट ओ, कि दोनों पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल वायर है ये दोनों ओ पॉइंट से पास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी ये लूप है इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन करके एक चीज़ बोल सकते हैं कि ओ पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो रहेगा, चाहे किसी भी शेप का लूप हो, चाहे ये एंगल कुछ भी हो जाए। लेकिन कब, जब ये एक्सटर्नल वायर ओ पॉइंट से पास करेंगे और इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी ये कंक्लूजन हम ट्रू बोल सकते हैं। इसमें देखो, अगर ये जो वायर है ये ओ पॉइंट से पास नहीं करे, ये किसी और पॉइंट से पास कर जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो वायर है हमने इस वायर को ऐसे न रख के ऐसे रखा होता, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, B1 और B2 ने एक दूसरे को कैंसिल किया है। कि अगर ये वाला वायर ऐसे ना हो के ऐसे होता तब भी B1 और B2 एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते, लेकिन इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता, लेकिन इस वाले वायर का यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता। तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लूप है सिर्फ लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये वाला जो लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। अगर ये दोनों वायर्स ओ पॉइंट से पास कर गए तो इन दोनों का भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये वायर लूप ये ओ पॉइंट से पास नहीं करके कहीं और से पास करेगा तो फिर क्या होगा कि ये वायर खुद ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो आपको सिर्फ इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ लूप मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो इसके भी हम एग्जांपल कर सकते हैं कि हमने पहले कुछ एग्जांपल्स पिक किए हुए थे। इसमें देखो कि ये क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ साइड ए रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ यूनिफॉर्म इन द स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ओ। तो देखिए ये जो भी था इसमें देखते हैं कंक्लूजन काम करता है क्या, कि ये क्या है, एक स्क्वायर लूप है, सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये दोनों वायर ओ पॉइंट से ही पास कर रहे थे, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, ये रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म था, तो इस वाले पार्ट ने इस वाले पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, ज़ीरो। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए कि ये वाला वायर यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो ये वाला वायर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बन गया। इसमें क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कि इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R0 है और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 2R0 है। तो ठीक है, अभी भी क्या हो गया कि दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ये और ये तो ओ पॉइंट से पास कर गए, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस था यूनिफॉर्मली नहीं था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था उसका, तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं आई बल्कि कुछ इसका अमाउंट आया।
तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो है, लेकिन इसने इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं किया। हाँ, अगर ये भी जो रेजिस्टेंस था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर जाते। ये वायर और ये वाला वायर ओ पॉइंट से पास करके तो दोनों का भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता, तो आंसर ज़ीरो आता। तो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है ये, इसको हमें याद रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आता है। तो चलो, अभी तक जितना भी हमने वायर सीखे थे सब 2 डायमेंशन में थे। अब हम क्या करते हैं कि उन्हीं वायर्स को 3 डायमेंशन में रखते हैं। कि जो भी पहला क्वेश्चन था, कि लेट से जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि वायर 2 डायमेंशन में थे, कि ये वायर ऐसे है, दूसरा वाला वायर भी ऐसे है, और ये जो सेमी सर्कल था वो भी ऐसे इसमें ही लाई करता था। अब क्या करते हैं कि इस वाले वायर को ऐसे उठा के हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे चला गया कि ये वाले प्लेन में ऐसे है, और जो तीसरा वायर है अब उठा के उसको ऐसे रख दिया गया है, तो ये 3D का केस बन गया। तो हम 3D में देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे हम मानते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इनफाइनाइट वायर से करंट ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चले जाएगा और फिर ऐसे वापस आ रहा है, तो ये एक तरफ से ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। इसके वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड बोला B1, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहा B2, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहा B3। तो ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनका डायरेक्शन लिखते हैं। देखो, अगर मैं इसको जेड एक्सिस की तरफ से देखूँगा तो इसके लिए, इस वाली वायर के लिए, अगर मैं इसको जेड एक्सिस की तरफ से देखूँगा तो ये वायर मुझे ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, और जो ओ पॉइंट है वो इसके राइट साइड में नज़र आएगा। तो मुझे करंट ऐसे जा रहा है और राइट साइड में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। दोबारा से करते हैं कि जो वायर है ये, अगर मैं इसको जेड एक्सिस की तरफ से देखूँगा तो जेड एक्सिस की तरफ से मुझे वायर ऐसे नज़र आएगा। या ऐसा मान लो कि अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो टॉप व्यू में मुझे वायर, ये वाला वायर मुझे ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड में नज़र आएगा। तो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो पाम नीचे की तरफ है, तो B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है। अब ये वाला एक्सिस एक्स था, ये वाई है, और ये ऊपर वाला, ये एक्सिस एक्स हो गया। ठीक है, और इसको टॉप व्यू में देख रहा हूँ तो ये वाला एक्सिस वाई हो गया। ठीक है, और ये वाला एक्सिस जेड हो जाएगा। तो इसको देखो, जो B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे आएगा, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। तो B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा माइनस वाई कैप। ठीक है, ऐसे अगर B3 के लिए देखो तो B3 जो वायर है वो मुझे ऐसे नज़र आएगा, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, और B3 के लेफ़्ट साइड में पॉइंट ओ लाई करता है। तो कैसे हो जाएगा ये, कि करंट ऐसे है, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा होगा नीचे की तरफ, तो करंट ऐसे आ रहा है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो B3 का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में। और B2 को देखते हैं। B2 वायर थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जो वायर है वो ऐसे है। ठीक है, वो ऐसे नहीं है, ये वायर ऐसे जाएगा, तो इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, कि वायर ऐसे है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जेड के अपोजिट डायरेक्शन वाली बात हो रही है, तो ये B2 का मैग्नेटिक फील्ड आएगा माइनस जेड कैप। तो ओवरऑल बस अब मुझे क्या करना है कि B1, B2 और B3 का वैल्यू लिखना है और फिर उसको वेक्टोरली ऐड करना है। तो हम लिखते हैं, चलो हम लिखते हैं B1 का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गई, इस वाले पॉइंट के लिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है और करंट I जा रहा है, तो B1 का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4πD होता है, तो 4πD की जगह कितना रखा मैंने, R, और ये तो हो गया B1 का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर हम लिखें B2 का मैग्नीट्यूड, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट I बाय कितना होता है 2 × R। ठीक है, ये तो फुल वायर का, ये फुल रिंग का, तो हाफ रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये हो गया B2 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I बाय 4R।
ऐसे ही B3 लिखा जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही है तो ये आर हो गया। तो अगर मैं लिखूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए B1 मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन हो गया माइनस वाई कैप, प्लस B2 मैग्नीट्यूड इंटू माइनस जेड कैप, प्लस B3 मैग्नीट्यूड, B3 कितना हो गया ये, जैसे B3 इंटू माइनस वाई कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी, B1 लिखा गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये माइनस का तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर वाई कैप, ये माइनस B2 का मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये जेड कैप, ये माइनस इधर आ जाएगा, B3 अगेन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर वाई कैप। अब सेम डायरेक्शंस को ऐड कर देंगे, तो जो B नोट आया, जो B नोट आया वेक्टर फॉर्म में, वो कितना आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो -2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर वाई कैप माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 आर जेड कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, कि जैसे ये कि 3D का एक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या गया, वायर बिल्कुल वैसे ही रखा था, जो ये थर्ड वायर था इसको जेड एक्सिस से हटा के इसको नीचे की तरफ ले गए, कि पहले ये वाला वायर अगर ऐसे नज़र आ रहा है, जेड एक्सिस की तरफ नज़र आ रहा है, तो इस वाली वायर को उठा के ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा, मतलब ये माइनस वाई कैप में मूव कर रहा है। तो ये एक डायरेक्शन हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन हो गया, तीसरा डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे इसमें ये वाला और ये सेम प्लेन में लाई कर रहे थे और ये अलग प्लेन में लाई कर रहा था। इसमें क्या है कि ये वायर और ये वाला वायर सेम प्लेन में लाई करते हैं और ये अलग प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन करते हैं हम। अगेन इसके वजह से इसको बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके वजह से B2 और इसके वजह से B3। इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, कैसे, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में करंट ऐसे नज़र आएगा, पॉइंट ओ इधर है तो करंट इधर, पॉइंट इधर, पाम नीचे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वाई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो B1 जो है वो सेम ही बात है वैसे, तो ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, B2 के लिए माइनस जेड कैप आना चाहिए, कि जो वायर है वो ऐसे रखी हुई है, तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब वो जेड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो B2 है वो माइनस जेड कैप है। अच्छा, B3 के लिए देखते हैं। B3 कैसे है कि वायर ऐसे है, ठीक है, अगर मैं टॉप व्यू से देखेंगे, इसको टॉप ऊपर वाले व्यू से देखेंगे तो वायर कुछ ऐसे नज़र आएगा, और इस वाले वायर के जो पॉइंट ओ है वो इस साइड लाई करता है। ठीक है, मतलब कि अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो पॉइंट है वो इधर लाई करता है। वायर इधर है, पॉइंट इधर है, तो वायर नीचे मूव कर रहा है, पॉइंट इधर है, तो पाम कहाँ आ रहा है, उस तरफ आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन गया ये कैसा गया, माइनस जेड कैप गया। तो ये जो B3 का डायरेक्शन है ये भी कैसा है, माइनस जेड कैप। तो अगेन अब तीनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। B1 सेम वही आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। जो B2 आएगा वो सेमी रिंग हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। और जो B3 है ये भी क्या है कि ये एक इन्फानाइट वायर है, कि नीचे की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो सेमी इन्फानाइट वायर हो जाएगा। ओ पॉइंट के लिए वायर कैसे हो जाएगा, सेमी इन्फानाइट। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। अब इसको डायरेक्शन वाइज हमें लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ डायरेक्शन वाइज B1 ये कितना हो गया, माइनस वाई कैप में, तो माइनस वाई कैप, प्लस B2 माइनस जेड कैप, प्लस B3 ये भी माइनस जेड कैप। तो B1 लिखा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जेड कैप, नहीं सॉरी माइनस वाई कैप, प्लस B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस जेड कैप, प्लस
B3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस जेड कैप। जेड जेड वाली डायरेक्शन एक साथ लिख देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी, ये अलग हो जाएगा तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर वाई कैप। इन दोनों को क्लब कर सकते हैं तो माइनस कॉमन आ गया, फिर इसको लिखा इसमें म्यू नॉट आई बाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1/पाई और ये जेड कैप। तो 3D के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमें मेन चीज़ हमें इसमें प्रॉब्लम कर सकती है वो डायरेक्शन कर सकती है। तो डायरेक्शन हम इसलिए पहले निकालना सीखते हैं कि सबसे पहले डायरेक्शन लिखते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर सबको वेक्टोरली हम जोड़ देते हैं। अगर 2D का क्वेश्चन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, तो या तो प्लस करना है माइनस करना है। लेकिन 3D होगा तो उसको वेक्टर के साथ हमें लिखना पड़ेगा।